हाँ, देखो, दो सेशन के बीच में, दो अधिवेशन के बीच में नॉट मोर देन 6 मंथ्स गैप बिटवीन टू सेशन। ध्यान में रखना, कितने महीने से ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए? 6 महीने से ज्यादा। ठीक है, ये चीज एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दो अधिवेशन में कितने से ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए? 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पता है 3 सेशन होते हैं, एक बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। बजेट अधिवेशन, देन मान्सून अधिवेशन आणि हिवाळी अधिवेशन। इसको मान्सून या समर अधिवेशन भी बोलते हैं, उन्हाळी अधिवेशन भी बनतात। 3 अधिवेशन होते हैं। तो ये जो अधिवेशन होते हैं तो 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे बजट सेशन जो है वो लॉन्गेस्ट सेशन होता है, सबसे ज्यादा काल चलने वाला सेशन अधिवेशन होता है, ध्यान में रखना। बजट सेशन ये 1 फरवरी से स्टार्ट होता है, 1 फरवरी से स्टार्ट होता है तो अप टू मई तक चलता है। बजट अधिवेशन कब से कब तक चलता है? 1 फरवरी से स्टार्ट होता है। पहले क्या होता था कि लास्ट डे ऑफ फरवरी चालू होता था, शेवटल्या दिवशी, फरवरीच्या शेवटल्या दिवशी। लेकिन अभी कब चालू होता है? फर्स्ट डे ऑफ फरवरी चालू होता है ना। जो राष्ट्रपति जो है बजट पेश करने के लिए अरेंजमेंट करते हैं, और बजट पेश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। अपने जो वित्त मंत्री होते हैं वो बजट पेश करता है। पहले आपको पता होगा कि रेलवे का बजट जो है वो अलग से पेश किया जाता था। ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन 2019 के बाद से क्या हो गया कि अभी दोनों बजट जो है एक साथ फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करते हैं, अभी अलग से पेश नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो बजट सेशन जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट चलता है। देन मानसून सेशन जो है ये आपका कब से स्टार्ट होता है? हाँ, जुलाई से स्टार्ट होगा, तो जुलाई टू सितंबर मिड तक चलता है, जुलाई मिड से सितंबर मिड तक चलता है। ठीक है, दो अधिवेशन में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। और तीसरा विंटर सेशन जो है आपको पता होगा नवंबर मिड से दिसंबर मिड चलता है। समझ रहे हैं आपको तीनों अधिवेशन कब चलते हैं? ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये तीनों अधिवेशन चलते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट चलने वाला, सर्वात जास्त काळ चलणारा बजट सेशन, सबसे कम टाइम चलने वाला विंटर सेशन, ये भी लिख लेना। सबसे कम टाइम चलता है कौन सा? विंटर सेशन। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, और स्पेशल सेशन भी बुला सकता है, लेकिन 14 दिन की पूर्व सूचना नोटिस देनी पड़ती है, 14 डे एडवांस नोटिस देनी पड़ती है। अगर उनको लगता है कि भाई कोई विशेष बिल पास करना है, ठीक है, सरकार को लगता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन उसको कौन बताता है? पीएम और मंत्रिमंडल। क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी पंतप्रधान और मंत्रिमंडल निर्णय लेंगे वो राष्ट्रपति को मानना बंधनकारक होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ, तो ये चीज आप ध्यान में रखो। हाँ, लेकिन ऑल्सो फॉर रिजेक्शन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये आपको पता है नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उसको रिजेक्ट करने के लिए भी स्पेशल अधिवेशन बुलाया जाता है। आपको पता है 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 352 ये नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आनी बानी जिसको हम बोलते हैं। 356 जो है वो कौन सी आनी बानी है? प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, राष्ट्रपति राजवट, राज्यों के अंतर्गत लगती है। इसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं या राज्य अंतर्गत आनी बानी भी बोलते हैं। और तीसरा होता है 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, हाँ, तो 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा कैन गिव नोटिस एंड राइट टू द प्रेसिडेंट। कितने सदस्य बोलेंगे? 1/10 सदस्य बोलेंगे कि भाई विशेष अधिवेशन बुलाओ, तब भी बुला सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन कितने सदस्य ने बोलना चाहिए? 1/10 सदस्य ने बोलना चाहिए कि विशेष अधिवेशन बुलाओ। समझ रहा है आपको? हाँ, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, 14 दिन की पूर्व सूचना नोटिस, एडवांस नोटिस देनी पड़ती राष्ट्रपति को अगर बुलाना है तो।
और वो कब बुलाता है? जब राष्ट्रीय आनी बानी वगैरह लगती है ना, तब क्या करता है? उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि उसको खत्म करने का अधिकार जो है, मैं बताया था, लोकसभा कभी भी खत्म कर सकती है, राष्ट्रपति कभी भी खत्म कर सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। देन देखो, एंड ऑफ सेशन कौन करता है? खत्म कौन करता है? आनी बानी को खत्म कौन करता है, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला होता है प्रोरोगेशन। ठीक है, देखो प्रोरोगेशन मतलब अधिवेशन बुलाने। ठीक है, प्रोरोगेशन मीन्स, हाँ ठीक है, ध्यान में रखना। कब होता है पता है कि आपको? मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अधिवेशन बुलाने में सिंपल इसमें बताता हूं। अधिवेशन बुलाने, देन सत्र समाप्ति करने। सत्र समाप्ति करने। ठीक है, ठीक है, तो टू कॉल द सेशन। ठीक है, अधिवेशन बुलाने कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किसके निर्देश पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के निर्देश पे बुलाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। क्या होता है? दो चीज आप ध्यान में रखो, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइंड है। मतलब क्या होता है? तहकुब। पहले ये समझा देता हूं, तहकुब और अनिश्चित काळासाठी तहकुब। अनिश्चित काल के लिए काळासाठी तहकुब, ये दो चीज पहले ध्यान में रखो। तहकुब, तहकुब कौन कर सकता है? द हाउस इज एडजर्न टुडे। कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति। अगर राज्यसभा का अधिवेशन तहकुब करना है, कौन करेगा? राज्यसभा चेयरमैन, सभा, जिसको हम सभापति बोलते हैं। ठीक है, और लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जैसे देखो आपने देखा होगा कि लोकसभा राज्यसभा में जब बहुत ज्यादा बवाल मच जाता है, तो जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का या राज्यसभा का जो सभापति होता है, वो क्या कर लेता है? अधिवेशन को तहकुब कर लेता है। आज के लिए कार्रवाई तहकुब की जाती है, या 2 घंटे के लिए कार्रवाई तहकुब की जाती है। ये दोनों चीजें कौन करता है? तहकुब समझे आपको? तहकुब क्या होता है? तहकुब मतलब अगर अधिवेशन बराबर से चल नहीं रहा है, हंगामा कर रहे हैं, तो तहकुब करने का अधिकार किसके पास है? हाँ, लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति के पास है। ये समझा आपको? तहकुब कौन कर सकता है? देखो, कुछ समय के लिए भी कर सकता है, कुछ दिन के लिए भी कर सकता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ऐसा कर सकता है तहकुब, जब अधिवेशन चल रहा हो। देन अनिश्चित काल के लिए तहकुब, एडजर्न साइंड है। अनिश्चित काल के लिए तहकुब मतलब क्या होता है? कि जब लास्ट डे ऑफ सेशन होता है, अधिवेशन का आखिरी दिन होता है, उस दिन, जैसे पकड़ लो आज अधिवेशन का आखिरी दिन है, मैं हूं लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा? द हाउस इज एडजर्न टुडे, और मैं नींव तोड़ दूंगा। नींव क्या कर रहा हूं? तोड़ दे रहा हूं। हाँ हाँ, आपको पता है ना, फांसी के टाइम पे भी नींव तोड़ देते हैं, क्योंकि वही फेन से दूसरे को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। उसी तरह, उसी तरह आज कौन सा दिन है अधिवेशन का? लास्ट डे ऑफ सेशन है, आखिरी दिन है अधिवेशन का। अभी कब मिलेंगे पता नहीं है, क्योंकि अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो आज आखिरी दिन है, तो मैं क्या बोल दूंगा? आज के लिए कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए तहकुब की जाती है। द हाउस इज एडजर्न टुडे, साइंड आए, एडजर्न साइंड आए टुडे। कब करते हैं एडजर्न साइंड आए? बताओ, कब करते हैं अनिश्चित काल के लिए तहकुब? लास्ट डे, आखिरी दिन जब रहेगा अधिवेशन का, तो उस दिन क्या करते हैं? अनिश्चित काल के लिए तहकुब करता है। कौन करता है? सभापति या अध्यक्ष। ठीक है, लोक राज्यसभा का सभापति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ये दोनों चीजें कौन कर रहे हैं? लोकसभा का कौन कर रहा है? अध्यक्ष कर रहा है, स्पीकर कर रहा है। और राज्यसभा का कौन कर रहा है? हाँ, चेयरमैन, जिसको सभापति बोलते हैं। समझ गया आपको? ये दो चीजें समझे क्या?
अभी देखो, अधिवेशन तो खत्म हो गया, अभी कब मिलेंगे पता नहीं है, तो फिर उसको बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। अधिवेशन बुलाओ, टू कॉल द सेशन और प्रोरोगेशन सेशन। जब एडजन होता है, साइन डाई होता है, तो उसको बुलाने का काम कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सत्र समाप्ति की घोषणा, सत्र समाप्ति की घोषणा भी, जैसे देखो इसने एडजन साइन डाई कर लिया, मतलब तो अनिश्चित काल के लिए तहकुब कर लिया। जैसे मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूं, मैंने अनिश्चित काल के लिए तहकुब कर दिया, बराबर है। तो उसके बाद यह अधिवेशन समाप्त हो गया। हमने 3 अधिवेशन देखे हैं, बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन आणि हिवाळी अधिवेशन। तो फिर उसको अधिकृत घोषणा जो है समाप्ति की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, समझ गया आपको? तो ये चीज आप ध्यान में रखना, अधिवेशन बुलाना भी किसका काम है? राष्ट्रपति का। और सत्र समाप्ति की घोषणा भी करना किसका काम है? राष्ट्रपति का। और तहकुब करना किसका किसका अधिकार है? अध्यक्ष या सभापति का। और अनिश्चित काल के लिए तहकुब करने का अधिकार भी किसके पास है? सभापति या अध्यक्ष का। समझ गया आपको? ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है? हाँ, उन्होंने तहकुब कर दिया, उन्होंने तो घोषणा कर दिया कि भाई अनिश्चितता होती है। तहकुब हो गई, हाँ। राष्ट्रपति, हाँ, कि ये अधिवेशन समाप्त हो गया है, उसका नोटिफिकेशन निकलता है राष्ट्रपति का कि अभी जो हिवाळी अधिवेशन हो या मानसून सेशन हो, अभी अधिकृत रीत्या खत्म झालेला आहे, तो वो घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, दोनों की घोषणा है। दोनों की घोषणा। देखो इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि तहकुब कौन करता है और अनिश्चित काल के लिए तहकुब कौन करता है, या फिर सत्र समाप्ति की घोषणा कौन करता है, या नया सत्र बुलाने की घोषणा कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। ये दोनों चीजें बहुत बार पूछी गई है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है? ये मैं बताया है ये चीजें कि बिल का क्या होता है, ठीक है? बाकी मैंने ये सब चीजें बताई है आपको कि राज्यसभा जो है ये स्थायी सभागृह है ना? नॉमिनेटेड भी होते हैं, कुछ इलेक्टेड भी होते हैं, आपको पता है ना? कि राज्य की विधानसभा जो है उनको इलेक्ट करके भेजती है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। जितने भी 28 राज्य है और 3 यूटी से, क्योंकि अभी 3 यूटी में है विधानसभा, कौन कौन से? दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो वो विधानसभा जो है वो चुन के भेजती, विधानसभा के सदस्य, जैसे महाराष्ट्र के 287 सदस्य है, तो वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और वो चुन के भेजेंगे राज्यसभा में सदस्य को। हम नहीं चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को, हमने चुने हुए जो विधानसभा में जो सदस्य है वो चुन के देते हैं, ठीक है? और 12 सदस्य जो है, ठीक है, और 6 साल होता है, और 1/3 रिटायर्ड एवरी 2 ईयर, हर 2 साल के बाद 1/3 रिटायर्ड होते हैं। ये सब चीजें मैंने बताई है, ठीक है? तो बाकी सब चीजें मैंने आपको बताया है, ठीक है? और स्पेशल पावर भी हमने देख लिए थे कल। 249, आर्टिकल 249, राज्य सूची में कानून कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताओ? स्टेट लिस्ट में कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 249 कैसे कर सकते हैं बताओ? राज्यसभा को विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 से, विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से पहले प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। कब बना सकते हैं राज्य सूची में कानून? कब बना सकते हैं? नेशनल इंटरेस्ट के लिए, राष्ट्रहित के लिए। मैंने बताया था आपको कल, राष्ट्रहित के लिए राज्यसभा जो है राज्य सूची में क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। लेकिन उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 1 साल। कल के लेक्चर में ही पढ़ाया था मैंने, 1 साल होती है। अगर 1 साल में अगर विधानसभा ने वो कानून को पारित नहीं किया तो 1 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? ये कानून जो बनाएंगे राज्यसभा, देखो राज्य सूची में कानून वैसे कौन बना सकता है? मैंने आपको कल ही बताया था, 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची, देन स्टेट लिस्ट, देन कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची में कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। स्टेट लिस्ट में कानून कौन बनाएगी? विधानसभा बनाएगी।
लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि स्टेट लिस्ट में भी, राज्य सूची में भी कानून बना सकते हैं। कब? नेशनल इंटरेस्ट के लिए। मैंने तब बताया था आपको। तो 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से वो पास करना पड़ता है। किसको? राज्यसभा को। राज्यसभा का स्पेशल पावर है, ध्यान में रखना, कि राज्य सूची में कानून बनाना, देन न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनाना। मैंने बताया था 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट, फॉरेन नहीं, ध्यान में रखना, फॉरेस्ट सर्विसेज। अगर चौथी बनानी है, कौन बना सकता है? राज्यसभा। राज्यसभा को विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। लोकसभा की सिर्फ सादे बहुमत से मान्यता लगती है, सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन इनिशिएट कौन कर रहा है? राज्यसभा। देखो ध्यान में रखना, इनिशिएट कौन कर रहा है? राज्यसभा कर रहा है। ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है? ये मैंने आपको बताया। और आर्टिकल 67, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को निकालना है। हम वो देखे थे लास्ट लेक्चर में। उपराष्ट्रपति जो है उसको अगर पद से निकालना है तो उसको एज ए उपराष्ट्रपति नहीं निकालते हैं, उसको राज्यसभा का सभापति करके निकालते हैं, राज्यसभा चेयरमैन करके निकालते हैं। और मैंने बताया था आपको कि वो प्रोसीजर कहां चलेंगी? राज्यसभा में ही चलेंगी। भले ही वो उपराष्ट्रपति है, लेकिन उसको कैसे निकालते हैं? क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 64 मैंने आपको बताया था कि ही इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदसिद्ध अध्यक्ष, सभापति होता है। पदसिद्ध क्या होता है? सभापति। आर्टिकल 64 में दिया है। क्योंकि देखो, उपराष्ट्रपति के पास कोई काम धंधा तो है ही नहीं। जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब उपराष्ट्रपति काम करेगा, राष्ट्रपति करके, बराबर है। लेकिन मैक्सिमम 6 महीने ही कर सकता है काम, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है 6 महीने के अंदर क्या लेने पड़ते हैं? इलेक्शन लेने पड़ते हैं। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति करके कितने दिन काम करेगा? 6 महीने ही काम करेगा, ध्यान में रखना। अभी देखो यहां पे जो है उपराष्ट्रपति जो है पदसिद्ध अध्यक्ष है, उसको बिठा दिया कुर्सी पे, भाई तेरे पास तो दूसरा काम है नहीं उपराष्ट्रपति के बाद, तो जा तू राज्यसभा के कुर्सी पे बैठ जा। समझ गया? तो वो राज्यसभा का क्या करके काम करेगा? सभापति करके काम करेगा। तो उसको निकालते हैं पद से, तो कैसे निकालते हैं? राज्यसभा का सभापति करके निकालते हैं। तो इसीलिए वो प्रोसीजर कहां पे चलती है? राज्यसभा में चलती है, ध्यान में रखना। और उसके लिए हमने देखा है कौन सी मेजोरिटी लगती है? प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। प्रभावी बहुमत क्या होता है, पता है ना आपको? क्या होता है प्रभावी? हाँ, 51 सदस्य। जैसे देखो अभी 245 मेंबर्स है राज्यसभा के। राज्यसभा के कितने? 245। अभी उसको निकालना है, राज्यसभा का जो सभापति है उसको निकालना है हमको, ठीक है? पकड़ लो, मैं राज्यसभा का सभापति हूं, अभी मुझे निकालना है आपको। आप राज्यसभा के मेंबर हो, अभी मुझे निकालना है, तो पहले मुझे 14 दिन की पूर्व सूचना नोटिस देनी पड़ेगी, 14 डे प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी कि भाई हम आपको निकालने की प्रक्रिया करने वाले हैं, बराबर है? 14 दिन की पूर्व सूचना नोटिस देते हैं। फिर राज्यसभा से वो कौन से बहुमत से पास करना पड़ता है? प्रभावी बहुमत, या परिणाम कारक बहुमत भी बोलते हैं, ठीक है? कौन सा? इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी से निकालना पड़ेगा। अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? प्रभावी बहुमत क्या होता है कि जितने भी 51 सदस्य हैं राज्यसभा के, अभी मेंबर कितने? 245, बराबर है? अभी इसमें से पकड़ लो कि 25 सीट भरी नहीं गई है। कितनी सीट भरी नहीं गई है? 25। कितने बचे अभी? कितने बचे? 220 बचे, बराबर है? तो 220 में से मोर देन 50%, मतलब कितना रहेगा? 111। 111 लोगों ने बोल दिया कि उसके अगेंस्ट में वोटिंग कर दिया, किसको निकालो? जैसे मुझे निकालो, मैं उपराष्ट्रपति हूं, एज अ राज्यसभा सभापति हूं, तो मुझे निकालना है, तो कितना लगेगा? हाँ देखो, इसमें मैं अभी जो चीज बता रहा हूं, 51 सदस्य के 50% से ज्यादा मतदान चाहिए, रिक्त पद छोड़ के, एक्सक्लूडिंग वैकेंट सीट्स। मैंने बोला यहां पे वैकेंट सीट्स जो थी वो 25 थी, भरी नहीं गई थी, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने रिजाइन कर दिया हो, कि कोई मर गया हो,
या अभी तक खाली हो गई है, इलेक्शन ही होने के है, तो 25 सीट खाली है, तो टोटल नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया ना। पहले टोटल नंबर क्या था, 245, अभी टोटल नंबर क्या हो गया, 220, क्योंकि 25 सीट वैकेंट है, 220 जो है वो टोटल नंबर हो गया। और मैंने क्या बोला, एकूण सदस्य के मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, एकूण सदस्य के 50% से ज्यादा मतदान चाहिए, रिक्त पद छोड़ून, ये 25 सीट छोड़ के टोटल नंबर चेंज हो गया, 220 हो गया, उसका मोर देन 50%। समझ गया आपको। तो ये लगता है, देखो सभी सभापति हो, अध्यक्ष हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, सबको निकालने के लिए कौन सा बहुमत लगता है, ये प्रभावी बहुमत ही लगेगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगी। तो जब मैं अभी लोकसभा का अध्यक्ष का जब निकालने की प्रक्रिया बताऊंगा, तो मैं अभी बताऊंगा कि आपको कि कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। कौन से बहुमत से, प्रभावी बहुमत से, इफेक्टिव मेजॉरिटी से। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, एकूण सदस्य के 50% से ज्यादा मतदान चाहिए, बट रिक्त पद सोडून, एक्सक्लूडिंग वैकेंट सीट्स, जो भरी नहीं गई है। समझ गया। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखो। और सिर्फ 249 को, पर ये हाँ राज्यसभा ने कानून बना लिया, आर्टिकल 249। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो सादे बहुमत से भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा को ये करना, 1 साल के अंदर कानून को पास करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 साल है। राज्य सूची में कानून तो बना सकता है राज्यसभा, लेकिन उसकी वैलिडिटी कितनी है, हाँ 1 साल। और कौन से बहुमत से, 2/3 विशेष बहुमत से ही, मतलब एकूण सदस्याच्या 2/3 मतदान पाहिजे। विशेष बहुमत म्हणजे काय, एकूण सदस्यांच्या 2/3 मतदान, म्हणजे नियर अबाउट 66 सदस्यांचं काय पाहिजे, मतदान पाहिजे त्याच्यामध्ये। ठीक है, मेरा वीडियो है इस पे, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, बहुमताचे प्रकार, उस पे एक वीडियो है अपने इसमें। ठीक है, सिद्धार्थ करियर एकेडमी के इसमें जाओ, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, वो उसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, आप लिखना है तो लिख लो, और पूरे बहुमत जो है मैंने वहां पे डिस्कस किया है। ठीक है, ध्यान में रखना। और 312 जो है नवीन अखिल भारतीय सेवा, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, कौन बना सकता है, राज्यसभा, विशेष बहुमत से। हाँ, लोकसभा का सादा बहुमत, तो जैसे अभी 3 है, चौथी क्रिएट करनी है, तो कौन बना सकता है, राज्यसभा। तो वो सब चीजें मैंने आपको बताई है, पूरी चीजें। हाँ, लास्ट लेक्चर में ही बनाई थी। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया 30 साल होता है राज्यसभा का। ठीक है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, हाँ अभी देखो राज्यसभा का जो ये होता है, अध्यक्ष सभापति जो होता है, चेयरमैन जो होता है, कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब क्या होता है, जो कुर्सी पे बैठता है राज्यसभा के, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, तो वो रहता है। ठीक है, अगर 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 राज्यसभा का सभापति नहीं है, चेयरमैन नहीं है, तो फिर कौन संभालेगा, डेप्यूटी चेयरमैन, उपाध्यक्ष, उपसभापति संभालेगा। कोई तो बैठेगा ना कुर्सी पे, अधिवेशन कैसे चलेगा, किसी को तो बैठना पड़ेगा। अगर दोनों भी नहीं है, तो एक अध्यक्षीय पैनल होता है। क्या होता है, अध्यक्षीय पैनल होता है, चेयरमैन पैनल होता है, और वो पैनल में से किसी को कुर्सी पे बैठ जा भाई इधर राज्यसभा के। अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, सॉरी सभापति और उपसभापति दोनों नहीं है राज्यसभा के, तो कौन बैठेगा, एक पैनल होता है 8 से 10 लोगों का, वो उसमें से एक को क्या बनाते हैं, कुर्सी पे बिठाते हैं। लेकिन एक ध्यान में रखना, अगर दोनों पोस्ट खाली हो गई, किसकी किसकी, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सभापति और उपसभापति दोनों पोस्ट खाली हो गई, तो फिर राष्ट्रपति जो है वो एक को जो है क्या बनाएगा, चेयर पे बिठाएगा।
राष्ट्रपति बिठाएगा। नहीं तो अगर दोनों पोस्ट खाली नहीं है, अगर किसी कारण बीमार है, किसी कारण अब्सेंट है, तो वो जो अध्यक्षीय पैनल है, चेयरमैन पैनल होता है, उसमें से एक बिट बैठता है यहां पे। ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। नहीं समझा तो मुझे पूछो। क्या बोला मैंने, समझा क्या? समझाया कि अगर सभापति और उपसभापति जो अगर अब्सेंट है किसी कारण, तो अध्यक्षीय पैनल रहेगा, उसमें से चेयर पे बैठेगा। लेकिन अगर अध्यक्ष और सभापति और उपसभापति दोनों पोस्ट खाली हो गई, तो फिर कुर्सी पे बिठाने का अधिकार किसके पास रहेगा? राष्ट्रपति के पास। ये सेम लोकसभा में भी लागू होता है। वहां पे भी एक अध्यक्षीय पैनल होता है, 10 लोगों का अध्यक्षीय पैनल होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया है। और देखो, जो डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है, यहाँ का जो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है, जिसको हम उपसभापति बोलते हैं, वो सदस्य में से बनता है। किस में से बनता है? राज्यसभा के सदस्य में से बनता है। ये चीज आप ध्यान में रखना। लेकिन जो सभापति कौन रहता है? उपराष्ट्रपति रहता है। पदसिद्ध सभापति असतो उपराष्ट्रपति। लेकिन उपसभापति किससे बनता है? सदस्यों में से बनता है, ध्यान में रखना। इसीलिए तो हम देखेंगे कि जब जब संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सीटिंग, मैंने कल आपको बताया ना 108, मैंने लोकसभा के विशेष अधिकार बताए थे, तब आर्टिकल 108 मैंने बताया था, ज्वाइंट सीटिंग। तो संयुक्त बैठक कहां पे होती है? बताओ बताओ, कौन बताएगा? लोकसभा में ही होंगी। और उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष रहेंगे, लोकसभा स्पीकर रहेंगे। अगर लोकसभा जो है अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, इसके अध्यक्ष रहेंगे। संयुक्त बैठक हमने देखा है ना, कहां पे होती है? लोकसभा में होती है। और कौन से इसमें संयुक्त बैठक होती नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। कौन से इसमें नहीं होती संयुक्त बैठक? अमेंडमेंट, घटना दुरुस्ती में नहीं होती है संयुक्त बैठक। घटना दुरुस्ती विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं होती है, आर्टिकल 368 मैंने कल बताया था आपको। और धन विधेयक, मनी बिल 110, इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती, क्योंकि धन विधेयक में पूरा अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन के लिए जाता है, उसके पास पावर ही नहीं है, तो उसे संयुक्त बैठक होगी ही नहीं। और घटना दुरुस्ती विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है, और विशेष बहुमत चाहिए। तो इसीलिए, नहीं तो ये तो कभी भी घटना दुरुस्ती कर लेंगे, क्योंकि लोकसभा का नंबर ज्यादा होता है ना। लोकसभा का नंबर जो है 543 है, और राज्यसभा का नंबर जो है अभी 545 है। किसका नंबर ज्यादा है? लोकसभा का नंबर ज्यादा है। अगर संयुक्त बैठक लोकसभा में होंगी, और वो बिल कौन से बहुमत से पास होता है? सादे बहुमत से ही पास होता है, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। तो ऑब्वियसली वो बिल पास ही हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा की मेंबर की संख्या ज्यादा है, तो वो तो कभी भी घटना दुरुस्ती कर पाएंगे। इसलिए घटना दुरुस्ती विधेयक पे, अमेंडमेंट बिल पे ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है। अभी ज्वाइंट सीटिंग जो होती है, उसके कौन होते हैं? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर होते हैं। अगर ये एब्सेंट है, तो कौन रहेगा? उपाध्यक्ष रहेगा, डेप्यूटी स्पीकर रहेगा, उपाध्यक्ष रहेगा। अगर ये दोनों एब्सेंट है, ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, यूपीसी ने भी पूछा था और एमपीसी ने भी पूछा था। अगर ये दोनों एब्सेंट है, तो संयुक्त बैठक का अध्यक्ष स्थान कौन कौन बैठेगा? किसी को पता है? नहीं पता तुमको? मैंने बताया था ना। किसी को और पता है? हाँ, प्रेसिडेंट नहीं करता है, प्रेसिडेंट नहीं बैठेगा। कौन बैठता है पता है आपको? ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, नहीं, एल्डर्स नहीं होता है। राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन, राज्यसभा का उपसभापति, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रिकी क्वेश्चन है। कौन बैठेगा? सभापति क्यों नहीं बैठेगा? फिर आप बोलेंगे सर सभापति क्यों नहीं बैठेगा फिर राज्यसभा का? और वो सदस्य होता है क्या राज्यसभा का? नहीं। ट्रिक समझी क्या? समझ लगा ये? तो संयुक्त बैठक में अगर, ज्वाइंट सिटिंग में अगर राज्यसभा चेयरमैन, अध्यक्ष, और राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन, ये दोनों अब्सेंट है। देखो, ज्वाइंट सीटिंग चल रही है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर दोनों साथ में बैठे हैं। ज्वाइंट सीटिंग कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है, आर्टिकल 108, 8 गांठ।
ऐसे ध्यान में रखना। कलम भी पूछते हैं बहुत बार, आप देखो एमपीसी में कितने कलम पूछते हैं, और जो मैं पढ़ाऊंगा वही कलम पूछेंगे, ध्यान में रखना, उसके ऊपर नहीं पूछेंगे। मुझे पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कलम है, बस आपको ध्यान में रखना है। तो संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है, और कहां पे होंगी संयुक्त बैठक? लोकसभा में होंगी। अभी उसके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अब्सेंट है, तो फिर कुर्सी पे कौन बैठेगा संयुक्त अधिवेशन के? राज्यसभा के उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। समझ गया ना आपको? अभी भूलेंगे नहीं। क्यों क्यों बैठेगा सभापति, क्यों नहीं बैठेगा राज्यसभा का? क्योंकि वो मेंबर होता है क्या राज्यसभा का? नहीं होता है। अभी समझा ना आपको? समझ रहा है ना? तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अभी हम जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उसका हम अधिकार देखते हैं। ठीक है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन कैन बी रिमूव। हमने देखा है अभी कैसे निकालते हैं, तो कौन से बहुमत से निकालते हैं? हाँ, इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। देखो यहां पे जो है निकालते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी से, रिजोल्यूशन कैन बी पास मेजोरिटी ऑफ मोर देन मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इस यहां पे एक चीज ध्यान रखना, इफेक्टिव मेजोरिटी, हाँ इफेक्टिव, यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी से निकालते हैं, प्रभावी बहुमत से निकालते हैं दोनों को। राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सभापति और उपसभापति, दोनों को कैसे निकालते हैं? प्रभावी बहुमत से निकालते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो और लोकसभा का सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से क्या लगता है? अप्रूवल लगता है। जब जब उपराष्ट्रपति को कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, राज्यसभा का सभापति करके निकालते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा से जो है वो इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है, प्रभावी बहुमत लगता है, और लोकसभा की जब सादे बहुमत से मान्यता लगती है, सिंपल मेजोरिटी से क्या लगता है? परमिशन लगती है, बस। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। ये तो मैंने आपको बताया था 14 दिन की पूर्व सूचना नोटिस देती है ना? वही सब चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, हाँ हाँ, ये मैंने बताया था। और रिमूवल ऑफ वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, उसको भी वैसे ही निकालते हैं। कौन से बहुमत से? सभी, मैंने बोला था जो भी यहां पे बैठ रहे कुर्सी पे, वो लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसभा का उपाध्यक्ष हो, या राज्यसभा का सभापति हो, राज्यसभा का उपसभापति हो, या विधानसभा का सभापति हो, या विधानसभा का उप उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सबको निकालने का एक ही तरीका है, या विधान परिषद का भी सबको निकालने का एक ही तरीका है। कौन सा? प्रभावी बहुमत। एकूण सदस्य के 50% से ज्यादा मतदान, रिक्त पद सोडून, एक्सक्लूडिंग वैकेंट सीट्स। यही मैंने आपको बताया है सब चीजें। ठीक है, हाँ, देखो अभी यूटिलिटी ऑफ राज्यसभा वो तो हम देखेंगे, ये विशेष अधिकार तो हमने देख लिया है, विशेष अधिकार हमने देख लिया है। राज्य सूची में कानून बना सकते हैं। फाइनेंशियल पावर कुछ होता है क्या इनके पास? कुछ भी नहीं। सिर्फ वो 14 डेज के लिए जाता है। कितने दिन के लिए जाता है? 14 दिन के लिए। धन विधेयक जो है मैंने बोला था 110, वो लोकसभा में ही जाएगा और राज्यसभा में 14 दिन के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन देखो मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्रियल पावर, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर टू राज्यसभा रिपोर्ट यूपीएससी ईयर्स क्रिएटिंग अ स्क्रैपिंग ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। मतलब मैंने आपको जैसे बताया है कि आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, घटना दुरुस्ती अधिकार दोनों को सेम है। अगर संविधान में कोई भी घटना दुरुस्ती करनी है तो दोनों को इक्वल पावर है, लोकसभा और राज्यसभा को भी। अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया तो घटना दुरुस्ती होंगी क्या? नहीं होंगी। दोनों को इक्वल पावर है। अमेंडमेंट अब तक मैंने बताया था 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 33% रिजर्वेशन वाला कल बताया था ना मैंने आपको, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में ही है, राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं है। ठीक है, 2024 में जो हुई थी घटना दुरुस्ती, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया है।
ठीक है, लोकसभा का भी मैंने आपको सब चीजें बताई है, लोकसभा का भी चीजें मैंने बताया है आपको, कितने होते हैं क्या होते हैं। क्वालिफिकेशन भी मैंने बताया आपको, 25 साल होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। हाँ, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, डिसक्वालिफिकेशन मतलब सदस्य 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 समाप्ति कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? देखो, कलम 101 में दिया है, कौन सा कलम? 101 में, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। आर्टिकल 101 में दिया है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। ठीक है, आप ध्यान में रखना। देखो, दिया है यहां पे आर्टिकल 101। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा या सीट खाली कैसे हो सकती है? तो देखो, कोई भी सदस्य दोनों सभागृहों का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दुहेरी सदस्यत्व नाही असलं पाहिजे, दुहेरी सदस्यत्व। ठीक है, डबल मेंबरशिप नहीं हो सकती है। ठीक है, देन हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 102, ये 102 क्या है मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, 102 जो है, ये कलम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 101 में कैसे सदस्य तो समाप्त हो सकता है वो दिया गया है, और 102 में उसके कारण दिए गए हैं, किस कारण से सदस्य की समाप्ति हो सकती है। 101 में सदस्य समाप्त हो सकता है, लेकिन कारण उसके 102 में दिया है, वो मैं आपको बताता हूं। कलम 102 यहां पे नहीं दिया, मैं बता देता हूं। देखो, 102 में दिया है, 102 में दिया है कि अगर, देखो 102 में दिया है कि अगर किसी भी लाभाचे पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभाचे पद है, तो उसका क्या चला जाएगा? सदस्य तो चला जाएगा, बरोबर आहे। देन अगर 2 वर्षापेक्षा, 2 वर्ष किंवा 2 वर्षापेक्षा जास्त सजा भेटेल, 2 वर्षापेक्षा जास्त सजा, अगर आपको पता है राहुल गांधी की सदस्यत्व रद्द कर दी गई थी, किसी को याद है? वो हर मोदी चोर होता है उसने बोला था, है ना, क्योंकि नीरव मोदी और बहुत सारे मोदी जो पैसा लेके भाग गए अपने यहां से, तो उन्होंने बोला था। तो एक बीजेपी के ये थे, सदस्य थे गुजरात के, वो भी मोदी थे, तो उन्होंने बोला था कि हमारे जो मोदी समुदाय है, उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है। तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, उसने, डिस्ट्रिक्ट जज थे, उसने क्या किया, अभी जो क्राइम उस पे लगा था, उसमें मैक्सिमम सजा कितनी होनी चाहिए? 2 साल। जो उस पे चार्ज लगा था राहुल गांधी पे, जो सीआरपीसी का चार्ज लगा था उस पे, तो कितने कितने साल हो सकती है? 2 साल, बराबर है। लेकिन एक किसी को भी एकदम मैक्सिमम सजा दी जाती है क्या? अगर कोई क्रिमिनल ही नहीं है, पहली बार क्राइम हो गया उसके हाथ से, तो कभी भी मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाती है क्या? लेकिन जानबूझ के वो जज ने क्या किया, उसका सदस्यत्व समाप्त करने के लिए मैक्सिमम सजा दे दी उसको, 2 साल की। अगर एक दिन भी कम देते तो उसका सदस्यत्व जाता क्या? क्योंकि हमने देखा सदस्यत्व कब जा सकता है, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष या उससे ज्यादा अगर सजा मिल गई, तो उसका सदस्यत्व क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। फिर राहुल गांधी गया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने भी सजा को कंटिन्यू रखा, और इधर तो उसका सदस्यत्व कैंसिल भी कर लिया था। देन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जानबूझ के आपने इसका सदस्यत्व रद्द करने के लिए जानबूझ के ज्यादा ज्यादा सजा दे दी आपने। जो मैक्सिमम प्रावधान कितना है? 2 साल का, और आपने जानबूझ के, ऐसा लगता है कि उसको आपकी मेंबरशिप जानी चाहिए, इसलिए वो आपने सजा दे दिया, तो वो कैंसिल कर दिया ऑर्डर। दोनों को बहुत फटकार भी लगाई, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों को, कि आपने जानबूझ के ये सजा दी है करके। क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा अगर सजा मिलती है, तो मेंबरशिप क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अगर निवडणूक प्रक्रिया में कोई भी अगर उसने गलत चीजें किए होंगी, तो भी सदस्यत्व रद्द हो सकता है। लेकिन देखो, ये सदस्य रद्द होने जब होगा ना, राष्ट्र, ये सब राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा।
राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा सदस्यत्व रद्द? कि अगर लाभ का पद है, और आपको पता है एट्रोसिटीज गुना में अगर कोई रहता है, एट्रोसिटीज पता है ना आपको, 1987 का कानून है, SC/ST एक्ट बोलते हैं इसको। अगर उसमें अगर कोई सदस्यत्व अगर गुने में साबित हो गया तो उसका मेंबरशिप चला जाता है। ध्यान में रखना, एट्रोसिटीज के एक्ट में अगर ये हो जाता है तो, ठीक है। और 2 वर्षों से ज्यादा सजा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। या फिर अगर निवडणूक जो है उसने गलत तरीके से लड़ा हो तो भी सदस्यत्व क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और उस टाइम पे राष्ट्रपति जो है निवडणूक आयोग का सलाह लेता है। किसका सलाह लेता है? निवडणूक आयोग का। ये सब चीजें ध्यान में रखना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो है, जो 10 शेड्यूल में दिया है, 10वीं अनुसूची, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये बहुत चर्चा में है। एंटी डिफेक्शन लॉ, पक्षांतर बंदी कानून। पक्षांतर बंदी कायदा, देखो क्या हो गया, एक सदस्य जो है वो पकड़ लो कांग्रेस की सीट से चुन के आया और बाद में चला गया बीजेपी में। अभी अपने यहां आपको पता ही है ये बहुत डिस्प्यूट चल रहा है कि पूरी शिवसेना टूट गई, देन राष्ट्रवादी टूट गई, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर 2/3 सदस्य अगर जाते हैं, कितने कितने मेंबर्स, किसी पार्टी के 2/3 मेंबर अगर पार्टी चेंज करते हैं तो उस पे पक्षांतर बंदी कानून लागू नहीं होगा। समझ रहा है आपको? 2/3 मेंबर अगर जाते हैं तो। लेकिन कोई मेंबर है, ठीक है, वो आया किसके सीट से चुन के, वो आया कांग्रेस की सीट से चुन के, गया किसमें बाद में चुन के आने के बाद? बीजेपी में। इसने तो धोखा कर दिया, धोखा दे दिया, बराबर है। तो उस टाइम पे उसमें पक्षांतर बंदी कानून लागू होगा। कौन से अनुसूची में दिया है? 10 शेड्यूल में। ध्यान में रखना, कौन से शेड्यूल में दिया है? 10 शेड्यूल में। तो उसका सदस्यत्व कौन रद्द करता है, पता है क्या आपको? सभापति, बराबर है। लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सभापति करेगा। कौन कर सकता है, कौन निर्णय लेगा? बाकी सब चीज में कौन ले रहा है? राष्ट्रपति ले रहा है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ, पक्षांतर बंदी कानून पे कौन निर्णय ले रहा है? कौन निर्णय ले रहा है? ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप जो जैसे महाराष्ट्र में भी हुआ था, है ना, पार्टी टूट गई, तो उस पे जो डिसीजन था, जो सभापति थे कौन थे महाराष्ट्र, तब विधानसभा के सभापति महाराष्ट्र के कौन थे? उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। नहीं नहीं नहीं, भगत सिंह कोश्यारी नहीं। वो बीजेपी के ही थे, क्या नाम था उनका भी याद नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, सभा जो अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के तब, जिन्होंने हाँ, वो तो राज्यपाल थे ना। नहीं, इन्होंने जो है राजीनामा दे दिया था, कांग्रेस के जो थे उन्होंने राजीनामा दे दिया था, बाद में वो दूसरे बने थे, ठीक है, जान दो। तो पक्षांतर बंदी कानून में डिसीजन कौन लेता है? हाँ, सभापति लेगा। अगर राज्यसभा का है सदस्य है तो राज्यसभा का सभापति लेगा, अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन लेगा, ठीक है। अभी भी आपको बताऊंगा ना कि शिवसेना के कुछ मेंबर फिर से, मतलब शिवसेना कौन सी वाली, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे वाली, उसके मेंबर अभी शिवसेना में चले गए, है ना। तो उसके लिए वो सभा जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके पास जो है इन लोगों ने बोला कि इस पे पक्षांतर बंदी लगाओ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, 2/3 से ज्यादा गए हैं, नहीं लग सकता है, क्योंकि उनके मेंबर भी कम ही थे ना उसमें, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो। 5 लोग चले गए ना, वो जो शिवसेना वाले, हाँ, 7 में से 5 गए, तो ऑब्वियसली 30, जो 66 वाला लग गया वहां पे, 2/3 वाला लग गया, है ना। तो पक्षांतर बंदी उस पर लागू नहीं होगा। समझ रहा है ना आपको? हाँ, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखना।
हाँ, अभी लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष, उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, मैं पहले आपको राज्यसभा के अध्यक्ष के कुछ अधिकार बता देता हूं, जस्ट आपको पता होना चाहिए। पकड़ लो, मैं राज्यसभा का कौन हूं? सभापति, सॉरी, राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन हूं। ठीक है, मैं कुर्सी पे बैठा हूं राज्यसभा में। मैं क्या कर सकता हूं? मैं बॉस हूं यहां का, ध्यान में रखना। देखो, हाउस में जो है शांतता सुव्यवस्था रखना मेरा काम है। मतलब किसका काम है? राज्यसभा का सभापति का काम होता है। ठीक है, वो पूरा वो सभागृह का पूरा नियमन वो करता है कि कौन सा बिल मेरे टेबल पे आना चाहिए। अगर अगर कोई मेंबर जो है, ठीक है, ध्यान में रखना, अगर कोई मेंबर जो है वो उल्लंघन करता है, संसदीय व्यवस्था का उल्लंघन करता है, उसको निकालने का भी काम कौन किसके पास रहेगा? मेरे पास। समझ रहा है? कोई सदस्य अगर बहुत ज्यादा बवाल मचा रहा है तो कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड भी करना। आपको पता है ना, बहुत सारे कांग्रेस के सदस्यों को सस्पेंड कर दिया था, बरोबर है? हाँ, किया था ना। तो किसका काम है? हाँ, अच्छे से जो है किसी को कितना बोलने का मौका देना चाहिए, किसके पास है अधिकार? मेरे पास, मतलब राज्यसभा के सभापति के पास है। ठीक है, ध्यान में रखना ये सब चीजें। और जब तक मेरी साइन नहीं होंगी तब तक कोई भी बिल राज्यसभा से पास होगा क्या? फाइनल साइन किसकी लगती है? भले वोटिंग हो गया, राज्यसभा के बिल पे वोटिंग हो गया, लेकिन फाइनल साइन किसकी लगेगी? मेरी लगेगी। तभी वो बिल राज्यसभा से पास होके माना जाएगा। तो फाइनल असेंट किसका लगेगा? मेरा लगेगा। ठीक है, देन जो भी बिल आता है, कोई भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई जैसे सर ने कोई बिल ला लिया और वो मेरे पास आएगा पहले मेरे टेबल पे। ठीक है, फिर मैं सबको कॉपी दे दूंगा, फिर उस पर डिबेट करने के लिए बोलूंगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, है ना, और फिर वोटिंग होगा। ये सब चीजें कौन करवाएगा? हाँ। तो आप ध्यान में, लेकिन एक ध्यान में रखना, अगर उसको निकालने की प्रक्रिया है, राज्यसभा के सभा जैसे मुझे निकालने की प्रक्रिया है, तो मैं कुर्सी पे बैठ सकता हूं क्या? नहीं बैठूंगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना, अगर पकड़ लो किसी विधेयक है उसमें टाई हो गया, पकड़ लो 100 सदस्य है राज्यसभा के, एक ने फेवर में मतदान किया, दूसरे में अनफेवर में मतदान किया, टाई हो गया ना टाई। तो डिसाइडिंग वोट, क्योंकि क्या होगा, मैं जिसको भी वोटिंग करूंगा डिसीजन उनके पक्ष में चला जाएगा, बराबर है ना? तो डिसाइडिंग वोट कौन दे सकता है? हाँ, ध्यान में रखना, समझ गया ना आपको? तो ये चीज ध्यान में रखना। और जब मेरे को निकालने की प्रक्रिया होती है तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा ही नहीं, तो डिसाइडिंग वोट भी नहीं दे पाऊंगा। समझ रहा है आपको? एक होता है, देखो, फर्स्ट इंस्टंट पहिल्या फेरीत मतदान, आणि सेकंड इन्स्टंट म्हणजे दुसऱ्या फेरीत मतदान। जो राज्यसभा का सभापति जो होता है, जब उसको निकालने की प्रक्रिया होती है तो वो दोनों इसमें वोटिंग नहीं कर पाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। लेकिन राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य भी होता है। समझ रहा है आपको? ये सब मैं सेम लोकसभा में भी बताऊंगा। देखो, अभी राज्यसभा का उपसभापति को निकालना है, ठीक है, तो वो देखो, अगर अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राज्यसभा का सभापति भी नहीं है, तो सदस्य में से एक बनेगा। मैंने बताया पैनल होता है, एक पैनल में से बैठेगा चेयर पे, बराबर है? तो तब क्या होगा, क्योंकि वो अध्यक्ष था, तब सभापति था। या फिर मैं ऐसे बताता हूं, आप ये छोड़ दो, मैं लोकसभा का बता देता हूं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदस्य में से बनता है। क्योंकि ये समझाना है मुझे, तो मैं थोड़ा सिंपल लेता हूं एग्जांपल। लोकसभा का अध्यक्ष को निकालना है, बराबर है? अभी लोकसभा का अध्यक्ष चेयर पे बैठेगा क्या? नहीं, उपाध्यक्ष चेयर पे बैठेगा, उसको निकालना है अभी हमको। तो देखो, वो जो है दूसरे फेरी में मतदान नहीं कर सकता, पहले फेरी में मतदान करेगा। अभी ये कैसे?
देखो कैसा होता है कि वो लोकसभा का सदस्य तो है ना, अभी उसको निकालने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे फेरी में मतदान कब होता है? जब क्या होता है? टाय होता है। समान मत पडल्यास, समान मत पडल्यास दुसऱ्या फेरीत मतदान कोण करते? जो पण लोकसभाचा अध्यक्ष राहील तो करतो, नॉर्मल कंडिशन मध्ये, नॉर्मल कंडिशन मध्ये, हा ठीक आहे. पण पहिल्या फेरीत मतदान करेल का तो? जेव्हा अध्यक्ष म्हणून काम करेल, पहिल्या फेरीत मतदान करणार नाही. अभी भी समझ लो ये चीजें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. जब जैसे पकड़ लो मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूं, बराबर है, कोई बिल है रखा है, बराबर है, तो मैं पहले फेरी में मतदान करूंगा क्या? नहीं. पहले फेरी में मतदान करोगे कौन करेंगे? लोकसभा के सदस्य करेंगे. मैं कब कब मतदान करूंगा फिर? दूसरे फेरी में, जब टाई होगा. समझ रहा है अभी आपको? दूसरे फेरी में मतदान करूंगा. अभी देखो मुझे निकालने की प्रक्रिया चल रही है, तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा क्या? नहीं बैठूंगा. उपाध्यक्ष बैठेगा. अभी मैं लोकसभा का सदस्य तो हुई ना, बराबर है, तो मैं कौन से फेरी में काम वोटिंग करूंगा? भले ही मुझे निकालने की प्रक्रिया चल रही है, फिर भी मैं मतदान कर सकता हूं पहले फेरी में. फर्स्ट इंस्टंट में मैं वोटिंग कर सकता हूं, पहिल्या फेरीत मतदान करू शकतो. केव्हा? जेव्हा जेव्हा लोकसभा अध्यक्षाला काढण्याची प्रक्रिया असते, तेव्हा तो कोणत्या फेरीमध्ये मतदान करू शकतो? क्वेश्चन पूछा है. पहले. दूसरे फेरी में कर सकता क्या? नहीं. समजलं का? ध्यान में रखो. ठीक आहे. दुसऱ्या फेरीमध्ये मतदान केव्हा करू शकते? जेव्हा टाय झाला. ठीक आहे. समजा मला काढण्याच्या प्रक्रियेमध्येच जर टाय झाला, तर जो इथे बसला असेल तो काय करेल? डिसाइडिंग वोट करेल. और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो भी एक कुर्सी पे बैठता है वो पहली फेरी में मतदान नहीं करता है. ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना. तो ये सब आप ध्यान में रखो. हाँ, और देखो अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है, भले ही वो पद से निकल गया, फिर भी उसका मेंबरशिप कैंसिल होगा क्या? नहीं. ये चीज आप ध्यान में रखना. लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, अगर पद से निकल भी गया तो भी वो क्या रहेगा? लोकसभा का सदस्य करके काम करेगा. ठीक है. अभी देखो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, क्योंकि देखो राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है. अगर वो पद से निकल गया, वो सदस्य तो है नहीं, पद से निकल गया, जा भाई घर में बैठ जा अभी. समझ गया आपको? लेकिन जो उपसभापति जो होता है राज्यसभा का, भले ही वो उपसभापति करके निकला तो भी सदस्य रहेगा, क्योंकि राज्यसभा सदस्य में से बनता है, तो वो सदस्य करके तो रहेगा ही. ये चीज आप ध्यान में रखना. और एक चीज ध्यान में रखो कि राज्यसभा का जो उपसभापति जो होता है, तो पकड़ लो 3 साल के बाद वो उपसभापति बन गया. कितने साल के बाद? 3 साल. आपको पता राज्यसभा का मेंबरशिप कितना होता है? 6 साल होता है. तो मैक्सिमम कितने साल काम कर सकता है फिर? 3 साल ही काम करेगा. ऐसा नहीं कि 5 साल काम करेगा. हम देखेंगे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अभी लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हम देखेंगे इसके बाद. पहले राज्यसभा का जो थोड़ा समझ लो कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, उपसभापति, सॉरी, बहुत बार कंफ्यूजन होता है मराठी में. इंग्लिश में थोड़ा इजी होता है, स्पीकर और चेयरमैन. ठीक है, तो ध्यान में रखो जो राज्यसभा का जो उपसभापति जो है, तो उसका वो राज्यसभा मेंबर से बनता है, तो मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है. बराबर है. अभी पकड़ लो 3-4 साल के बाद वो उपसभापति बना है राज्यसभा का, तो कितने साल करेगा मैक्सिमम काम? 2 साल. हाँ, 3 साल करेगा. 3 साल में अगर बना है तो 3 साल करेगा. 4 साल में बना है तो 2 ही साल करेगा. या अगर 5 साल के बाद बना है तो 1 ही साल करेगा. फिर वो रिटायर्ड हो जाएगा ना, मेंबरशिप चली जाएंगी, तो वो उपसभापति करके काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा. समझ रहा है ये चीज आपको? ठीक है. और मैंने उसके अधिकार भी बता दिए. राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति दोनों के अधिकार मैंने बता दिया आपको, क्या कर सकते हैं वो तो बता दिया मैंने.
अभी सबसे इंपॉर्टेंट है लोकसभा के स्पीकर। हम्म, हाँ 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 इतनी आ गई हो गई हाँ हाँ। तो वैसे जो मुकाबले नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप देखो, राज्यसभा में क्या होता है, किसी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, पहले तो ध्यान में रखो। राज्यसभा में क्या होता है, आपको पता है, हर राज्य की विधानसभा से वहां पे सदस्य जाते हैं। आपने देखा होगा, कोई राज्य में अलग सरकार होती है, कोई राज्य में अलग सरकार होती है। अभी लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा उनके मेंबर्स मतलब है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो ऑब्वियसली वही जो है राज्यसभा में भेजेगी। विधानसभा भेजती है ना राज्यसभा के सदस्यों को। हाँ हाँ, लाएंगे, ला सकते हैं, उसको निकालने की प्रक्रिया कर लेंगे वो लोग। हाँ, और वो उनको जो है प्रभावी बहुमत से पास करना पड़ेगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से कर सकते हैं। लेकिन जनरली नहीं निकालते क्योंकि उनके पास पावर नहीं है ना उतना कुछ। हाँ, लेकिन किसको बोलने देना है, क्या देना है, हाँ, किसको बोलने देना चाहिए, या ये सब चीजें होती है। ठीक है। अभी देखो, जो स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर, देखो, वो इलेक्टेड होता है सादे बहुमत से। क्या होता है कि पहला अधिवेशन जो होता है, कोई जैसे पकड़ लो, अभी 2000 हाँ 24 की सरकार बन गई है, मोदी सरकार बन गई है, तो जो पहला अधिवेशन जो होता है, वो लास्ट जो स्पीकर होता है, लास्ट जो अध्यक्ष होता है, वो अधिवेशन का अध्यक्ष क्या रहेगा, पहले अधिवेशन का कुर्सी पे बैठेगा। देखो, पहले तो ये जो होता है ना, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, सिंपल तरीके से मैं बता दो, बनता कैसे है, सदस्यातून। कशाद्वारे, निवडणूकद्वारे। कोणत्या बहुमतने, साधे बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, जितने भी उपस्थित है उससे मोर देन 50% ने बोल दिया कि ये हम इसको सपोर्ट करते हैं, उससे बन रहा है। ठीक है। देन इसका कार्यकाल कितना होता है, पता है आपको कार्यकाल, कोई पता है टर्म कितना होता है, 5 साल प्लस नई सरकार चुन के आने वाले पहले अधिवेशन को भी कौन कौन संबोधित करता है, कौन कौन बैठता है कुर्सी पे, जो पुराना वाला था। मतलब देखो, यहां पे आप क्या लिखोगे कार्यकाल, 5 वर्ष प्लस नवीन येणाऱ्या सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद। कोई तो बैठना चाहिए, नई सरकार आ गई है, कोई तो बैठना चाहिए कुर्सी पे। कौन बैठेगा, जो पहले कुर्सी पे बैठा था, एक दिन बैठ जा भाई फिर से। क्या हो रहा है, फिर क्या होगा, इलेक्शन होगा, और फिर नए जो अध्यक्ष है उसका चयन होगा। समझ रहा है क्या आपको, 5 ईयर प्लस जो न्यू सेशन होता है उसके भी फर्स्ट इसका जो है स्पीकर कौन रहेगा, पुराने वाला। समजलं का सगळ्यांना, नाही समजलं विचारायचं, हा लक्षात ठेवा। हाँ, फिर भी फिर भी पुराना, अभी उसका काम क्या है, नई नई पकड़ लो, अभी इलेक्शन हो गए हैं, सपोज पकड़ लो कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, तो स्पीकर जो था वो पहले बीजेपी गवर्नमेंट का था, बराबर है, तो पहले अधिवेशन में सिर्फ उसको बैठना है, फिर इलेक्शन होगा, उसमें से जो भी स्पीकर चुना जाएगा वो उसके हैंड ओवर कर देगा। लेकिन कोई तो बैठना चाहिए, कुर्सी खाली थोड़ी रख सकते हैं अपन। आपको पता है ना, जैसे जब संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, आपको याद है कौन थे पहले अधिवेशन के तात्पुरते अध्यक्ष, कौन थे पता है, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सुना है आपने। वो हमने जो फ्रेंच प्रैक्टिस है कि सभी सदस्य में से जो सबसे ओल्ड रहेगा, तो उस टाइम पे सच्चिदानंद सिन्हा 80 साल के थे, तो उनको कुर्सी पे बिठाया था कि कोई तो बैठना चाहिए कुर्सी पे। और फिर हमने जो है सदस्य में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना। अभी समझा आपको चीजें, तो इस तरह होती है।
ठीक है, ध्यान में रखना। समझ रहा है ना आपको, ये सब चीजें सदस्य निवडणूक से ही होता है, सभा जो अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का। ठीक है, अभी देखो इसके अधिकार क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा था लोकसभा स्पीकर के, अध्यक्ष के अधिकार क्या होते हैं। तो इसके अधिकार देखो, जो इंपॉर्टेंट अधिकार, बाकी तो सब सब अधिकार सेम ही है, जो राज्यसभा के जो सभापति हमने देखे हैं, है ना, कोई भी बिल पास करना, कोई भी बिल रखना, उस पर चर्चा कराना, किसको कितना समय देना चाहिए बोलने के लिए, वो सब तो राज्यसभा के अध्यक्ष के जैसा ही है, राज्यसभा के सभापति जैसा। ठीक है, लेकिन बाकी जो विशेष अधिकार जो इसके पास है, लोकसभा के स्पीकर के पास, अध्यक्ष के पास वो क्या है पता है? 110 वाला धन विधेयक। धन विधेयक कोणते हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे? लोकसभा स्पीकर। वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, डिसाइडेड बाय स्पीकर। जैसे पकड़ लो, सर जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनके जो मिनिस्ट्री है, उनको 1000 करोड़ की कोई स्कीम चलानी है, तो 1000 करोड़ चाहिए उनको। उन्होंने एक बिल लाया, पहले किसके टेबल पे आएगा? लोकसभा के स्पीकर के पास आएगा। मेरे टेबल पे आ गया, मैं देखूंगा अरे भाई इसमें तो पैसे की जरूरत, पैसे डिमांड किया गया है, पैसे की मांगनी की गई है, तो मैं उस बिल को क्या सर्टिफाइड करूंगा? मनी बिल। और जैसे ही मैंने सर्टिफाइड कर दिया मनी बिल, राज्यसभा को उस पर कुछ अधिकार रहेगा क्या? वो 14 दिन के लिए जाएगा सिर्फ, क्योंकि पैसे वाला पूरा पावर किसके पास दिया है? लोकसभा के पास ही दिया है। तो मैं उसको सर्टिफाइड कर दूंगा। जब तक मैं सर्टिफाइड नहीं करूंगा उसको कि वो धन विधेयक है, तब तक वो धन विधेयक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। समझ गया? तो ये विशेष अधिकार है इनके पास, धन विधेयक। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। देन अभी हमने देखा है जो 10 शेड्यूल वाला, 10वीं अनुसूची वाला, कौन सा वाला देखा है अभी हमने? 10वीं अनुसूची वाला कौन सा है अभी तो बताओ? 10वीं अनुसूची वाला कौन सा है? हाँ, पक्षांतर बंदी, एंटी डिफेक्शन लॉ। पक्षांतर बंदी कानून के तहत सदस्य को रद्द करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा स्पीकर के पास है। सेम राज्यसभा में, राज्यसभा जो सभापति है उसके पास है। ठीक है, तो ये इसके पास है। देन तहकूब करने, अभी हमने देखा है तहकूब कौन करता है? एडजन। और अनिश्चित काल के लिए तहकूब, एडजन साइन डाई मतलब नींव तोड़ देना, फिर जो नया अधिवेशन आएगा उसमें दूसरा पेन यूज करेंगे। तो तहकूब, अनिश्चित काल के लिए तहकूब भी कौन करता है? ठीक है, देन जो हमने देखा है 108 संयुक्त बैठक, तहकूब और अनिश्चित काल के लिए तहकूब दोनों लिख लेना इसमें, तहकूब और अनिश्चित काल के लिए तहकूब दोनों। देन संयुक्त बैठक के अध्यक्ष स्थान कौन होता है? स्पीकर ही होता है, लोकसभा स्पीकर। इसके पास विशेष अधिकार है, ये और ये विशेष अधिकार है दोनों, लोकसभा के स्पीकर के पास ही है वो। ये दो अधिकार जो है लोकसभा स्पीकर के पास है, राज्यसभा के अध्यक्ष के पास नहीं है। बाकी ये भी और ये भी राज्यसभा अध्यक्ष के पास है, ध्यान में रखना। लेकिन ये तो स्पेशली किसके पास है? लोकसभा स्पीकर के पास। ठीक है, धन विधेयक जो है और 108 संयुक्त बैठक, उसके अध्यक्ष स्थान में कौन रहता है? हाँ, स्पीकर रहता है। ये चीज आप ध्यान में रखना। और ये भी चीज ध्यान में रखो कि सभी संसदीय समिति जो होती है, संसदीय समिति में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? स्पीकर ही करता है। अगर राज्यसभा से भी कुछ सदस्य रहते हैं, आपको पता है बहुत सारी समिति है जिसमें राज्यसभा के भी सदस्य रहते हैं, जैसे आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, हम समिति देखने वाले हैं। लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। तो राज्यसभा से जो 7 सदस्य रहेंगे वो कौन? वो राज्यसभा के सभापति करेगा, और ये जो 15 सदस्य जो है स्पीकर करेगा। समझ गया? तो ये चीज आप ध्यान में रखो। बाकी सब शांतता सुव्यवस्था रखना,
है ना, किसी को बोलने की आजादी देना, वो सब अधिकार जो है इनके पास होता है। और इनकी निकालने की प्रक्रिया तो मैंने बता ही दी आपको, कैसे निकालते हैं, कौन सा बहुमत है, इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत से निकालते हैं। प्रभावी बहुमत मतलब क्या है, एकूण सदस्यांच्या 50% पेक्षा जास्त मतदान रिक्त पदे सोडून, एक्सक्लूडिंग वैकेंट सीट्स। और वो जब पद पे निकलने की प्रक्रिया रहेगी तो कौन से इसमें मतदान करेगा, पहले की दूसरे, जब पद से निकालना है तो पहिल्या फेरीत सदस्य म्हणून वोटिंग करेल। सदस्य जो है, जो भी सदस्य होते हैं पहिल्या फेरीमध्ये मतदान करेल। दूसऱ्या फेरीमध्ये काय, जब टाय हो जाता है, जब टाय हो जाता है तो दूसरे फेरी में मतदान कौन करता है, जो भी चेयर पे बैठा रहेगा। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, समझ रहा है आपको, पूरी चीजें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सब चीजें मैंने आपको बता दिया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ये होते हैं संसदीय कार्रवाई जो होती है, कि जैसे जब सदन की कार्रवाई चालू होती है तो सबसे पहले जो होता है वो प्रश्न तास होता है। कौन सा तास होता है, प्रश्न, क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर, पहला आवर जो होता है कौन सा होता है, क्वेश्चन आवर। एंड इमिडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर देयर विल बी जीरो आवर। प्रश्न तासानंतर लगेच कोणता तास चालू होते, शून्य प्रहर। शून्य प्रहर हे आपली ओरिजिन आहे, लक्षात ठेवा, हे कोणत्याच याच्यामध्ये दिसत नाही ना, ब्रिटन मध्ये दिसत ना कुठंच। शून्य प्रहर कोणाची उत्पत्ती आहे, भारतीयांचीच, शून्य प्रहर। आणि शून्य प्रहर नंतर मग लंच ब्रेक, भूक लागेल ना त्यांना, मग लंच ब्रेक राहील। आणि नंतर मग अजेंडा, अजेंडा म्हणजे काय, पूर्ण दिवसाचा पूर्ण काय बिल पास करायचं आहे, कसं करायचं आहे, नंतर मग ते राहील। कारण की आपण पाहिलं प्रत्येक विधेयकावर काय होते, पहिलं वाचन, दुसरं वाचन, तिसरं वाचन, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। पहिल्या वाचन मध्ये काय होते सांगितलं मी काल, इंट्रोडक्शन होईल, इन्फॉर्मेशन सांगेल। सेकंड रीडिंग मध्ये काय होईल, क्वेश्चन आन्सर होईल। आणि तिसऱ्या वाचन मध्ये काय होईल, फक्त आणि फक्त मतदान होईल। त्याच्यात क्वेश्चन नाही विचारता येणार किंवा डिबेट होणार नाही, तू मे होणार नाही, फक्त काय होईल, मतदान होईल। अशी प्रोसिजर चालते, समजलं ना तुम्हाला। तर ते आपण पाहू। आणि अविश्वास प्रस्ताव काय असते, निंदा प्रस्ताव, प्रस्ताव पाहू आपण, है ना। एक वेळा विचारलं होतं गिलेटिन, गिलेटिन प्रस्ताव काय असते, कांगारू प्रस्ताव काय असते। कांगारू जसा जम्प करतो ना, तसं एक्झाम्पल सांगेल मी, की मधले गोष्टी सोडून द्यायच्या, मुख्य मुख्य मुद्द्यावर चर्चा करायची आणि पूर्ण मतदानाला टाकून द्यायचं। कांगारू जसा जम्प करतो, आणि कांगारूने जे सोडलेले मधातल्या ज्या गोष्टी होत्या त्याच्यावर मतदान जे गिलेटिन मध्ये होते, जे कांगारूने सोडलेलं आहे ते गिलेटिन मध्ये होते। तर ते पण आपल्याला पाहायचं आहे, ठीक आहे। आणि प्रश्न तसाचे पण काही असतात, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन, आणि ते कोणत्या कागदामध्ये पण असतात, है ना। तर ते पण थोडंसं पाहू आपण। आणि तुम्हाला माहिती आहे राष्ट्रपती जो आहे प्रत्येक वर्षीच्या पहिल्या अधिवेशनाला संबोधित करतो, बरोबर आहे। आणि नवीन निवडून आलेल्या प्रत्येक सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनाला संबोधित करतो, ऍड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, बरोबर आहे ना। आर्टिकल 87 मध्ये म्हटलेलं आहे की राष्ट्रपती जो आहे, कलम 87 मध्ये काय म्हटलेलं आहे, विशेष राष्ट्रपतीचे विशेष अभिभाषण, स्पेशल ऍड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, तो वेगवेगळ्या सभागृहाला संबोधित करू शकतात किंवा एकत्रपणे बसून पण संबोधित करू शकतात, राष्ट्रपती डिसाईड करते। तर 87 मध्ये दिलेलं आहे राष्ट्रपती अभिभाषण। आणि एक लक्षात ठेवा, राष्ट्रपती अभिभाषणावर मतदान होते। जर जर राष्ट्रपती अभिभाषणावर मतदानामध्ये जे बहुमत नाही मिळालं मतदानामध्ये, तर सरकारची हार मानली जाते आणि सरकारला काय करावं लागते, रिझाईन करावं लागते, लक्षात ठेवा। राष्ट्रपतीचं अभिभाषण जर पास झालं म्हणजे बहुमत आहे, जर पास नाही झालं तर सरकारची हार मानली जाते। कोणकोणत्या याच्यात सरकारची हार मानली जाते, सरकारला रिझाईन करावं लागते, तर पहिला अविश्वास प्रस्ताव, दुसरं हे राष्ट्रपतीचं अभिभाषण, तिसरं धनविधेयक, बजेट,
कारण की हे महत्वाचे विधेयक आहे. हे जर पारित झाले नाही तर सरकारची हार मानली जाते. समजलं ना? चला ठीक आहे मग.